वर्क, जब भी साइंस के लैंग्वेज में वर्क का मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हुआ कुछ मीटर तक। यदि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो रहा है तो हम बोलेंगे वर्क हैज बीन डन। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट प्रोड्यूसेस displacement on the object, then it is said that work has been done। तो हम बोलते हैं कि वर्क हुआ है। हाँ देखोगे यहाँ पे वर्क तीन तरह का, वर्क का तीन टाइप है। एक है पॉजिटिव वर्क, दूसरा नेगेटिव वर्क और तीसरा जीरो वर्क। और वर्क का जो फॉर्मूला है W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये तभी हम लोग अप्लाई करते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। हाँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग होगा तो हम लोग दोनों के बीच का एंगल भी लेंगे, इसलिए तब आपके पास वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जहां पे थीटा एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। थीटा एंगल है किसके किसके बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। जैसे ध्यान देना, पॉजिटिव वर्क यदि बोला जाएगा कि भाई 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट मूव किया 2 मीटर तक, तो हम बोलेंगे कि भाई वर्क डन कितना होगा। देखो तो इस केस में, फर्स्ट केस में, तो W इक्वल टू बोलेंगे एफ एस कॉस थीटा, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, कॉस थीटा, थीटा का एंगल क्या होगा देखोगे, जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट उधर ही मूव कर रहा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो बोलेंगे दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा, 9th क्लास में आप पढ़े भी होंगे है ना, ट्राइगोनोमेट्री में याद किया हो ना। यस ठीक है, तो cos 0 है 1, तो यहाँ पे आ गया 20, दैट इज 20 जूल। पॉजिटिव वर्क डन 0 डिग्री होगा एंगल, फोर्स जिधर लगा रहे हैं उधर ही यदि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे मान लो यही एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना इसी एग्जांपल में ले रहे हैं और यहाँ पे आपको पूछ दिया गया फोर्स वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और आपको मेंशन कर दिया कि भाई जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और फ्रिक्शन कितना लग रहा है, मान लो कि बोल दिया 2 न्यूटन, बोल दिया गया कि 2 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, तो हम बोलेंगे देखोगे इस केस में क्या देख रहे हैं, हमको फ्रिक्शन का जब बात कर रहे हैं अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में, देखोगे फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, स्मॉल एफ रिप्रेजेंट फ्रिक्शन। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स फ्रिक्शन का फोर्स इधर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल बन जाता है 180 डिग्री। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जब 180 डिग्री का एंगल हो पहला, या इसको आप इस ढंग से भी बोल सकते हो कि फोर्स फोर्स इधर मान लो कि लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो, डायरेक्शन इसका एक दूसरे के अपोजिट हो, तो हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव वर्क डन है। क्यों, मान लो कि फ्रिक्शन का वैल्यू है 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट तो मूव किया है उतना ही 2 मीटर, तो सेकंड केस में आप बोलोगे यदि आप निकालना चाह रहे हो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो आप बोलोगे कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एफ यहाँ के लिए क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, दैट
ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, 2 मीटर डिस्प्लेस्ड हुआ, वर्क डन कितना है, वर्क डन पता चला 20 जूल। यदि हम 20 जूल का वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब 20 जूल एनर्जी यूटिलाइज हुआ। इस वर्क को करने के लिए 20 जूल एनर्जी लगेगा। हम ये वर्क कर रहे हैं तो हमको ये 20 जूल वर्क लगाना होगा, ठीक है। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब हमारा जो इंटरनल एनर्जी है, उसी 20 जूल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम मूव करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए वर्क और एनर्जी का एसआई यूनिट सेम दिया जाता है। जितना जूल हम वर्क करते हैं उतना ही जूल एनर्जी यूटिलाइज होता है, या फिर उतना जूल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बाकी एनर्जी सेकंड पार्ट पे, इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में एनर्जी के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, और न्यूमेरिकल्स खासतौर पर दो टाइप के एनर्जी के बारे में दिया हुआ होगा आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वो हम सेकंड एक्सरसाइज में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास ये जानना था कि एनर्जी और वर्क दोनों का एसआई यूनिट क्या है, सेम है, क्या, जूल। सीरियस यूनिट भी सेम होगा, और ठीक है। अच्छा देखोगे, पावर, पावर हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। कहाँ पढ़ाए हुए, इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाए हुए थे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में पावर पढ़ा दिया है ना। Yes, sir. Yes. पावर का डेफिनेशन हम चलो एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ पावर से रिलेटेड एक्सप्रेशन जो भी है, फॉर्मूला जो भी है, वो हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे, और आई होप जो भी एक्सरसाइज चल रहा होता है आप घर में पढ़ते होंगे, एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ते होंगे, और जब भी क्लास स्टार्ट होता है आप पहले डाउट पूछो, है ना। तो एक्सरसाइज डिस्कस अभी नहीं करना स्टार्ट किया, अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले आपका डाउट आना चाहिए कि सर इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन हमको दिक्कत है, ठीक है। यदि क्वेश्चन आपकी ओर से आ रहा है, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब हम ही सभी बताएंगे कि भाई रैंडमली 5 क्वेश्चन बता दिए और फिर बोले कि बनाने के, ठीक है, तो वो ठीक नहीं है। और घर में फिर भी बना लेंगे तो बढ़िया है, और यदि आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते तो दिक्कत है। पावर, the rate of doing work is called power. एसआई यूनिट क्या है, वाट। कैपिटल डब्ल्यू, ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना, पहले भी दिखा चुके हैं स्केलर क्वांटिटी। इसका दूसरा डेफिनेशन यदि हम लोग देखें, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, या एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय टाइम।
दैट इज देखो ध्यान देना, चलो एग्जांपल लेते हैं। ये हालांकि सारा चीज हम बता दिया है, लेकिन चैप्टर में चूंकि डिस्कस करना है, आपको क्वेश्चंस बनाना है, न्यूमेरिकल्स बनाना है। कुछ बच्चे यदि अटेंड नहीं किए होंगे जब पावर बता रहे हैं, तो आप अच्छे से समझ जाओगे, इसलिए रिपीट कर देते हैं। देखोगे पावर का मतलब क्या लिखे हैं, पावर किसका होगा, किसका हम लोग पावर निकालेंगे, जो वर्क करता है। वर्क कौन करेगा, कोई एक आदमी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, हम लोग जानवर से भी काम लेते हैं, घोड़ा हो गया, कोई बैल हो गया, जानवर से काम लेते हैं। मशीन हो गया, है ना, मशीन, कोई मोटर से हम लोग पानी लिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो पावर किसका होगा, मैन पावर हो सकता है, मशीन पावर हो सकता है, मैन, एनिमल, मशीन। ये एजेंट, एक वर्ड में यदि हम बोलेंगे तो ये एजेंट है। तो हम लोग पावर निकालते हैं किसका, एजेंट का निकालते हैं। पावर का मतलब क्या, एक सेकंड में वो कितना वर्क कर रहा है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या, कि किस रेट से वर्क कर रहा है। रेट का मतलब क्या, एक सेकंड में कितना वर्क कर रहा है, पहला। इसका दूसरा डेफिनेशन ये भी है, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अभी हम डिस्कस किए कि जब भी कभी वर्क होता है, तो वर्क होने का मतलब ही क्या है, कि वहां पे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो एक सेकंड में जितना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, पावर। जैसे एक बल्ब है, 10 वाट का यदि बल्ब है, CFL है, जब हम बोल रहे हैं कि 10 वाट है, इसका मतलब क्या है, 10 वाट जब हम बोल रहे हैं, इसका मतलब 10 जूल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है 1 सेकंड। 10 जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को ही हम लोग वाट बोलते हैं, 10 वाट, ठीक है। 10 वाट का मतलब क्या, कि 10 जूल वो वर्क कर रहा है एक सेकंड में, या ये बोल सकते हैं 10 जूल एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक सेकंड। मतलब बल्ब यदि जलाया जाए, स्विच ऑन किया जाए, तो CFL जो है एक सेकंड में 10 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। 2 सेकंड के लिए जलाया तो 20 जूल लिया, 5 सेकंड के लिए जलाया तो 10 का 5 टाइम्स, मतलब 50 जूल वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, ध्यान देना, कितना एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म इक्वल टू पावर इनटू टाइम। मतलब ये भी फॉर्मूला हम लोग इक्वली यूज करते हैं, देखोगे, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसका भी हम लोग का यूज है, न्यूमेरिकल्स आप बनाए होंगे इलेक्ट्रिसिटी में, तो और करके ये भी लिख देते हैं, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। ये है, इसमें किसी को पूछने का है, बताओगे। जो ये पार्ट या पावर जब बता रहे थे, अटेंड नहीं किए थे, उनको यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। जो अटेंड किए थे तो उनको तो बिल्कुल डाउट नहीं होगा, आपको पता है। कहीं पूछने का है, बताओ। सुमन अटेंड नहीं किए थे, दिक्कत है तो बताओगे। नो सर, चलो नो ठीक, सर, दिक्कत नहीं है। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो ये पावर, पावर का SI यूनिट क्या, वाट, या इसका यूनिट यदि हम लोग बोलेंगे तो क्या होगा, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसी तरह से डिफाइन करने के लिए यदि दे दे, डिफाइन 1 वाट, डिफाइन 1 वाट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि 1 वाट कब आएगा पावर, हम बोलेंगे 1 जूल यदि वर्क किया जाए 1 सेकेंड में, तो पावर कितना होगा 1, और जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 watt is the power of any device which transform 1 joule of energy from one form to another। एक फॉर्म से दूसरे किसी फॉर्म में वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। या आप ये भी बोल सकते हो 1 watt is the power of an appliance or device or agent which does 1 joule of work in every second। हर एक सेकंड में कितना वर्क करता है, 1 जूल, ठीक है। तो हो गया 1 वाट का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें,
ध्यान देना यहाँ पे हम लोग को ये भी जरूरत पड़ेगा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हुए हो। क्या है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, बताओगे? किलोवाट आवर, किलोवाट आवर किलोवाट आवर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर जूल में कितना वैल्यू रखता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और किलोवाट आवर को यूनिट भी बोलते हैं, 1 यूनिट। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखना है, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में किन्हीं को यदि दिक्कत है, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ लिए हो तो पूछ सकते हो। अभी तो हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज का। यदि थ्योरेटिकल पोर्शन में यदि दिक्कत है, कोई क्वेश्चन यदि दिक्कत है, पढ़े हुए हो तो पूछोगे। एनी डाउट? नहीं देखे हो? चलो कोई नहीं, आज के लिए होमवर्क है थ्योरेटिकल पोर्शन भी सारा क्वेश्चन अच्छे से देखोगे। बिल्कुल जितना समझाए हैं उसी ढंग का क्वेश्चन मिलेगा। नेगेटिव वर्क डन का कई एग्जांपल दिए थे, वर्क डन बाय ब्रेक्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग, है ना। जीरो वर्क डन में हम लोग देखे हुए थे, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ, ये हो गया, है ना। तो जीरो वर्क डन का बहुत सारा एग्जांपल देखे हुए थे। तो उसी से रिलेटेड आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेगा, तो वो क्वेश्चन में जहां दिक्कत होगा पूछ सकते हो। अभी हम चलो न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। कुछ डाटा लिखे हुए हैं आपकी बुक का, जो क्वेश्चन है आप लोग बुक निकाल लो सबसे पहले। सबको ये बुक निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 1 न्यूमेरिकल पोर्शन, जहां पे आप देखोगे, और या फिर आप ही लोग से हम क्वेश्चन आप पढ़ने के लिए बोलेंगे। बुक निकाल लो, निकाल लिए? ले लिए सर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो कोई। So, पढ़े? हाँ बिल्कुल पढ़ो। So, a body when acted upon by a force of 10 kgf gets displaced by 0.5 meter. Calculate the work done by the force when the displacement is number 1 in the direction of force, number 2 at an angle of 60 degree with the force, and number 3 normal to the force, or gravity की और 10 Newton. ठीक है, तो देखो तीन चीजें निकालना है। क्या बोला कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाए 10 kgf पर, ठीक है, और ये डिस्प्लेस्ड हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0.5 मीटर। ये डिस्प्लेस्ड हुआ 0.5 मीटर। ठीक, अब देखो कंडीशन अलग अलग है कि भाई जो फोर्स लगाए, पहले केस में ये है कि जिधर फोर्स लगाए उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो, पहला केस। तो हम लोग सीधे बोलेंगे फर्स्ट केस के लिए W इक्वल टू Fs cos थीटा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 0 डिग्री, S का मतलब 0.5। अच्छा चलो ये हमको बता दो
फोर्स का वैल्यू बोला है 10 kgf, न्यूटन में बोलेंगे तो कितना होगा? 100 100। जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू यदि हम लोग 10 ले लेंगे, बुक में मान लो कि दिया हुआ है, तो हम सीधे बोलेंगे फोर्स इक्वल टू 10 kgf। ठीक है, kgf में जब भी वैल्यू दिया है इसका मतलब क्या है, उसमें स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तब न्यूटन में आएगा। चलो न्यूटन में कर लेते हैं, तो हम बोलेंगे 10 into 10, ये न्यूटन में अब कन्वर्ट हो गया, दैट इज 100 न्यूटन। चलो ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं, तो हम बोलेंगे 100 into 0.5 into 1, वैल्यू क्या आया 500, एक डिजिट के बाद पॉइंट। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा 50 जूल। सेकंड केस में बोल रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है, फोर्स जिधर लगा वो 60 डिग्री बनाते हुए। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ इधर, और फोर्स मान लो कि जो लगाया गया, मान लो कि इस तरह से फोर्स लगाया गया ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, फोर्स ऐसे लगाया है। तो इसी के पैरेलल हम यहाँ पे लिखा भी है, ताकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक जगह पे रहेगा तो एंगल दिखा सकते। तो अब हम लोग बोलेंगे कि भाई W इक्वल टू क्या होगा, F as cos थीटा, तो F का मतलब 100, S का मतलब 0.5 और cos थीटा का मतलब क्या cos 60, आएगा 50। ठीक है, और cos 60 का वैल्यू बताओगे क्या होता है, 1/2 half, 2 हो जाएगा, कट जाएगा वैल्यू तो अपने आप आएगा 25 जूल। वर्क डन कितना होगा 25 जूल। ध्यान देना, अब बोल रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तब कितना होगा वर्क डन? 0। ठीक है, तो आप 0 F as cos थीटा, F as का वैल्यू लिखो या ना लिखो, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, F as into 0 होल वैल्यू 0। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड था, अलग अलग एंगल दे दिया है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। ठीक है, सेकंड देखोगे, क्वेश्चन सेकंड में कुछ इस तरह से बोल रहा है कि कोई एक लड़का है, ठीक है, और वो सीढ़ियां चढ़ रहा है इस तरह से। एक लड़का है यहाँ पे है, एक लड़का यहाँ पे है, इसका मास दिया है 40 kg, तो हम लड़के का यदि हम मास बोले तो 40 kg है, और सीढ़ियां चढ़ा और कितना हाइट तक वो पहुंच गया 8 मीटर तक, मतलब हाइट बोल दो या डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं कि यह 8 मीटर तक डिस्प्लेस हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 मीटर। ठीक है, तो 8 मीटर तक वो हाइट चढ़ता है, और इतना हाइट तक पहुंचने के लिए वो टाइम लेता है 5 सेकंड्स, टाइम ले रहा है ये कितना 5 सेकंड्स। ठीक है, तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉय, पहला। दूसरा वर्क डन बाय द बॉय, तीसरा पावर ऑफ द बॉय। क्या करेंगे, चलो पहला बताओगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉय क्या होगा, mg। क्या हो जाएगा mg। यस सर। बिल्कुल सही बात। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉय, इसका मतलब क्या है कि भाई अर्थ बॉय पर कितना फोर्स लगा रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, इसी को बोलते हैं वेट। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg, तो हम बोलेंगे mg।
तो यह 40 है। यहाँ पे जी अधिकतर 9.8 के बजाय 10 लेने के लिए बोला है, 10 ले लो, तो आपका आ गया 400 न्यूटन। दूसरा बोल रहा है वर्क डन बाय द बॉय, बी वर्क डन, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि भाई वर्टिकली वो ऊपर की ओर जा रहा है और लड़का जो है सीढ़ी चढ़ रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। जैसे ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और वो फोर्स भी यदि लगा रहा है तो किधर लगा रहा है? यदि आपको खुद को लिफ्ट करना है तो आप किधर फोर्स लगाओगे? ऊपर की ओर, अपने आप पर ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हो, मतलब जिधर फोर्स लगा रहे हो उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसके cos थीटा की जगह पे cos 0 डिग्री लेंगे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? fs cos थीटा पे फोर्स, लड़का यदि एक स्टेप भी यदि चल रहा है मतलब खुद को लिफ्ट कर रहा है, कितना फोर्स लगाना होगा खुद को लिफ्ट करने के लिए? अपने वेट के बराबर 400 न्यूटन। ठीक है, तो हम बोलेंगे 400 न्यूटन। कितना डिस्प्लेसमेंट है? 8, और cos थीटा जो भी है cos 0 डिग्री, तो ये 1 है, 400 into 8 into 1 तो आ जाएगा दिस वन जूल। अब ये तो हमको पता चल गया कि लड़का इतना वर्क कर रहा है, पावर चाहिए तो बस फॉर्मूला लगा देंगे पावर का, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखोगे वर्क डन कितना है, ये टाइम कितना है 5 सेकंड, ठीक है। तो कैंसिल कर लो, 640 640 watt। 640 watt, the power of the boy is 640 watt, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लोगे, ले लिए? Yes, sir. yes sir। Yes, sir. देखो देखोगे आगे न्यूमेरिकल्स जैसे ही बनाएंगे हम लोग, एक रिलेशन जो हम दिमाग से हट गया बताने को, तो बता दे रहा है पावर फोर्स और वेलोसिटी में एक रिलेशन है, ठीक है। पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, कभी कभी 2 और 3 मार्क्स के लिए पूछ भी देता है, प्रूफ करने के देता है। देखो कैसे होगा, बस 2-3 लाइन में प्रूफ कर सकते हो। देखो derive relation among power, force and velocity। देखोगे ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक एजेंट है, फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, कुछ वेलोसिटी गेन किया, ठीक है। तो एजेंट का पावर निकालना चाहते हैं तो हम बोलेंगे, वो मेंशन कर सकते हो, तो पावर इक्वल टू हम बोलेंगे डायरेक्ट पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। और वर्क डन का मतलब क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे cos थीटा मेंशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इसी के लिए है कि जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो थीटा एंगल को इन्वॉल्व नहीं करते हैं इस एक्सप्रेशन के। तो वर्क डन इक्वल टू बोलेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा देखो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या देता है? वेलोसिटी। Velocity. यही से आपके पास आ गया, आपके पास है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपके पास एक रिलेशन है पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। मतलब देखोगे ऐसा बोलेगा कि कोई एक आदमी है, एक पत्थर लिया, ठीक है, उस पत्थर पर फोर्स अप्लाई कर रहा है 10 न्यूटन का, और वो इतना वेलोसिटी के साथ मूव फेंक दिया उसको, तो पावर ऑफ द मैन बताओ। सिंपल बोलेंगे फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे डायरेक्टली हो जाएगा। तो लास्ट में लिख लो कि P फॉर पावर रिप्रेजेंट हो रहा है
पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लोगे इसका। ले लिए सर। मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन आप चाहो तो आप लोग बुक है पढ़ सकते हो, सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट बता रहे हैं। 2 के बाद हम डायरेक्ट 8 बता रहे हैं क्या? 2 के बाद 8 हम बता रहे हैं। 3 4 5 6 7 में कोई क्वेश्चन पूछने का है, एक बार पढ़ लो। कोई क्वेश्चन यदि दिक्कत हो रहा है समझने में तो पूछ लो। 3 to 7 एक बार पढ़ लो आप लोग। पढ़ लीजिए। सर नंबर 7। ठीक है, और भी देख लीजिए किन्हीं को यदि दिक्कत हो। नंबर 7 पढ़ो। A water pump raises 50 liter of water through a height of 25 meter in 5 seconds. Calculate the power of the pump required. Take G equals to 10 Newton per kg and density of water equals to 1000 kg meter cube. ठीक है, हालांकि हाइट कितना बोले? 25 मीटर। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 10 शायद सेम है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 हम बताने वाले थे, सेम क्वेश्चन दिख रहा है। सर 10 में ये पावर ऑफ मोटर है, और यहाँ पे क्या पूछा? यहाँ पे वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर। और कैलकुलेट करने क्या दिया है? पावर ऑफ पंप रिक्वायर्ड। हाँ तो दोनों एक ही है, 7 और 10। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम बताते ही सेम क्वेश्चन है। देखो क्या है, कोई एक मोटर है, जैसे घर में हम लोग मोटर लगाते हैं, जो बोरिंग होता है, बोरिंग वाले में हम लोग क्या करते हैं, जो मोटर लगा है वाटर को राइज करता है वो। और यहाँ पे डाटा दिया हुआ है 50 लीटर, 50 लीटर वाटर वो राइज कर रहा है, 25 मीटर तक राइज कर रहा है, मतलब नीचे से ऊपर तक कितना हाइट तक पानी को पहुंचा रहा है, 25 मीटर तक। और 5 सेकंड में इतना ऑब्जेक्ट को, जितना भी मास या वेट होगा वाटर का पूरा 5 सेकंड में वो उसको लिफ्ट कर दे रहा है। तो पावर निकालना है, तो पावर इक्वल टू, ध्यान देना, ये इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहता है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर तक लिफ्ट किया जा रहा है, तो आगे हालांकि हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े हो, 8 क्लास 9 क्लास में भी पढ़े होंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mg, क्या होता है बोलो? mg। H। तो जब भी
कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर तक लिफ्ट किया जाता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी डायरेक्ट लिख दो mgh। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतना वर्क कर रहा है और पंप उसके अगेंस्ट भी उतना ही वर्क कर रहा है। नीचे से ऊपर तक उठा रहे हो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पर जो वेट है नीचे की ओर लग रहा है, पंप ऊपर की ओर उठा रहा है तो उतना वेट के बराबर फोर्स लगा रहा है और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसीलिए ध्यान देना, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो हम लोग वर्क डन के लिए बोलेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर, कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम उठा रहे हैं तो उसके वेट के बराबर, तो हम बोलेंगे mg। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की ओर, तो जितना हाइट तक उसको राइज किया गया तो h। इसलिए आप डायरेक्टली आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग को ये जरूरत पड़ेगा, कई क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा। तो जब भी ऐसा रहेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लिफ्ट किया गया और वहां पे वर्क डन जानना है तो सीधे लिखेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं नोट करके ताकि आपके ध्यान में रहे, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इक्वल टू mgh होता है जो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। अब बात ये आता है कि भाई जो जितना पानी को लिफ्ट किया जा रहा है उसका तो वेट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग क्या करते हैं, मास निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका मास निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी हमको पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या डेंसिटी क्या दिया है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कि लीटर में कुछ ऐसा दिया है वैल्यू? 1000 kg per meter cube। ठीक है, और ध्यान देना मीटर को क्या करेंगे हम लोग मीटर क्यूब में बदल लेंगे बाय 1000 करके। वॉल्यूम दिया हुआ है, देखोगे वॉल्यूम इक्वल टू 50 लीटर, इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे तो बाय 1000 करेंगे तो 50/1000, तो वैल्यू क्या आएगा 0.05 मीटर क्यूब। ठीक है, मैथ में शायद इसका यूज करते होंगे, मीटर को मीटर क्यूब में बदलना है 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। देखोगे आपको फॉर्मूला पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इसलिए मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना है 0.05 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब हालांकि कट जाएगा, हट जाएगा, हालांकि यूनिट ना लिखो तो भी चलेगा यहाँ पे। अब क्या है इसका वैल्यू क्या है देख लो 100, यहाँ से यदि आप हटा दो क्या आएगा 5 into 10 मतलब 50 kg। मास आया 50 kg, हमको वेट चाहिए, हमको क्या चाहिए वेट, तो हम लोग बोलेंगे W इक्वल टू mg। या छोड़ो मास आ गया ना, अब तो हम लोग डायरेक्टली वर्क डन लिख सकते हैं mgh। तो अब हम लोग बोलेंगे देखोगे पावर ऑफ द मोटर, पावर ऑफ द मोटर वर्क डन बाय टाइम। तो हम क्या बोले, पंप या मोटर जो है पानी को नीचे से ऊपर लिफ्ट कर रहा है, दैट इज इट वर्क्स अगेंस्ट ग्रेविटी, इसलिए W की जगह पे लिखेंगे mgh, mgh बाय टाइम जो भी है, और mgh m का वैल्यू पता है 50, g का वैल्यू 10, और कितना हाइट तक राइज किया गया 25, कितना टाइम लिया 5 सेकेंड। कैंसिल किए 5 5 25 मल्टीप्लाई कर लो 5 5 25 और 2 जीरो,
तो 2500. हाँ, ठीक है, तो 2500 वाट ये मोटर का पावर है, ठीक है, यही आंसर है। कोई दिक्कत कहीं पे तो बताओगे? No, sir. ठीक, No, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी फॉर्मूला पे ही बेस्ड है, ठीक है, तो देख लीजिए, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन 8 पढ़ो कोई एक। पढ़िए। A pump is used to lift 500 kg of water from a depth of 80 meter in 10 seconds. Calculate A. The work done by the pump. B. एक क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्योंकि हो सकता है हम जिस बुक से क्वेश्चन लिए थे वो दूसरे एडिशन का, मतलब अलग ईयर का होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, एक मिनट पढ़ो, फिर से पढ़ो। A pump is used to lift 500 kg of water from a depth of 80 meter in 10 seconds. Calculate A. The work done by the pump. B. The power at which the pump works. C. The power rating of the pump if its efficiency is 40%. ठीक है, G equals to 10 meter per second square. चलो ठीक है। सर यहाँ पे एक हिंट भी दिया हुआ है। हाँ ठीक है, वो पावर का एफिशिएंसी का फॉर्मूला दिया होगा, पावर sir. बाय पावर इनपुट, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो देखोगे ये क्वेश्चन क्या है। दो पार्ट को बखूबी आप बना लोगे। कैसे? यहाँ पे पंप है, वाटर को लिफ्ट कर रहा है नीचे से ऊपर तक। भाई हमको वर्क डन निकालना है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, वर्क डन इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाओगे? mgh. यस, वेरी गुड। डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप वर्क डन इक्वल टू mgh लिख रहे हो ना, इनडायरेक्टली f डॉट sc लिख रहे हो। f की जगह पे mg है और s की जगह पे h है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे, मास दिया हुआ है और डेप्थ दिया है, डेप्थ h बोल देते हैं डेप्थ के लिए, कि भाई इतना 80 मीटर के डेप्थ से पानी को उठाया जा रहा है, टाइम ले रहा है ये 10 सेकंड। तो फर्स्ट है वर्क डन, तो हम बोलेंगे mgh हो जाएगा वर्क डन। तो 500 g का वैल्यू 10 लेने बोला है, h का वैल्यू है 80, तो वैल्यू आ जाएगा कितना, 8 5 जा 40 और कितना जीरो है, और 4 जीरो है। मतलब इतना 4 लाख जूल हो जाएगा। आंसर मिलाते जाओगे, है ना। दूसरा पूछ रहा है पावर, ठीक है, पावर। तो सिंपल पावर हम लोग निकालते हैं, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, कितना है 10, कितना आ गया 40,000 Joule. 40,000 वाट, ठीक है। अच्छा देखो होता ये है, देखो क्या है यहाँ पे इफिशियंसी का जिक्र किया है, इसका क्या मतलब है देखोगे। मशीन, मशीन क्या है, 40,000 वाट पावर का है, मतलब 40,000 जूल वर्क कर रहा है, 40,000 जूल वर्क कर रहा है हर एक सेकंड, एक सेकंड में कितना वर्क कर रहा है, 40,000 जूल।
लेकिन बोल रहा है कि भाई 40,000 जूल वर्क तो वो कर रहा है, लेकिन क्या जितना भी वर्क कर रहा है सारा का सारा उतना वर्क हमको मिल रहा है, आउटपुट हमको उतना मिल रहा है, 40,000 जूल का वर्क हमको मिल रहा है? तो पता चला कि नहीं, उतना नहीं मिल रहा है, मात्र 40% इफिशियंसी है पावर का, मशीन का या मोटर का। 40% इफिशियंसी है, क्या क्या मतलब है कि भाई जितना वो वर्क कर रहा है उसका 40% ही हमको मिल रहा है, और बाकी 60% कहाँ गया? बाकी 60% होता ये है कि भाई मशीन पार्ट्स वगैरह जो घूम रहा है फ्रिक्शन के कारण, वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? तो फ्रिक्शन वगैरह के कारण क्या होता है कि भाई एनर्जी का वेस्टेज हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि भाई इसका इफिशियंसी कितना है, मशीन का इफिशियंसी कितना है, 40% है। तो आपको निकालना है पावर आउटपुट, निकालना है कि हमको पावर कितना मिलेगा, ठीक है? तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे इफिशियंसी, efficiency of the machine equal to power output by power input। क्वेश्चन में पूछा क्या है? आई थिंक पावर आउटपुट पूछा होगा। सी पार्ट में क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है? Power rating of the pump, if its efficiency is 40%. हाँ, पावर रेटिंग एक तरह से निकाले हैं, लेकिन ये क्या है, इनपुट है, और बाद में मतलब हमको कितना वर्क मिल रहा है, तो टोटल का मात्र 40% मिल रहा है, मतलब 40,000 जो देख रहे हो इसका 40% जब निकालोगे तो आएगा 16,000, ठीक है? तो 16,000 ही होगा आंसर, शायद 16,000 है। देखो तो थर्ड का सर 100 किलोवाट है। 100 किलोवाट। अच्छा अच्छा, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे तब 40,000 वाट जो है ये पावर आउटपुट, ये हमको मिल रहा है पूरा का। अच्छा, 500 केजी का वाटर जो है नीचे से ऊपर तक लिफ्ट हो रहा है, मतलब इतना पावर हमको मिल रहा है, और इतना जो पावर हमको मिल रहा है, लेकिन मशीन जितना पावर हमको मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा वर्क कर रहा है। कितना वर्क कर रहा है कि भाई यदि वो 100% वर्क कर रहा है तो हमको 40% ही वर्क मिल रहा है। तो ये एक्चुअल में ये 40% के बराबर है, और वो वर्क कितना कर रहा है, मतलब पावर इनपुट कितना है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे बोलेंगे, देखोगे कितना वो वर्क कर रहा है, तो हम बोलेंगे एफिशिएंसी कितना है, 40%। पावर आउटपुट हमको मिल कितना रहा है, 40,000, और एक्चुअल में वो कितना वर्क कर रहा है एक सेकंड में, तो कुछ ज्यादा है, तो ये आपको निकालना है यहाँ पे पावर इनपुट, ठीक है? पावर इनपुट वहां जाएगा, 40 यहाँ आएगा। तो 40,000 बाय 40, या तो 40,000 ही होगा ना? Yes sir. 4 0 बच रहा है, ये कटेगा इसके साथ, 4 से कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1000, क्या आएगा, 1000, ठीक है? 1000, 100 आना चाहिए जी, क्यों नहीं आ रहा है 100? हंड्रेड किलोवाट मतलब 100,000 आना चाहिए, 100,000 आना चाहिए, 100,000 है ना आंसर, 100 Yes किलोवाट। sir. हाँ, एफिशिएंसी 40% है, पावर आउटपुट ये है, सर यहाँ पे सर पावर एफिशिएंसी इनपुट तो का हाँ हाँ बोलो।
सर एफिशिएंसी परसेंटेज में सर परसेंट में दिया हुआ है तो 40% 100 होगा ना। हाँ 40% इफिशियंसी 40%, तो 40% मतलब 40/100। 100 ठीक है, तो परसेंट एक बार देखो, बाय 100 एक बार कर दो, फिर 100 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपके पास आएगा, जब काटोगे तो 100,000 आएगा, मतलब 100 किलोवाट। ठीक है, यहाँ पे ओरल भी जैसे बन रहा था, इस ढंग से आंसर पता चल रहा था कि भाई इतना भी वो वर्क करेगा उसका 40% ही मिलेगा हम लोग आउटपुट, क्योंकि इफिशियंसी है 40%। तो जब 40,000 मिल रहा है मतलब वो कितना 40, मतलब वो कितना करता होगा 100, मतलब 100,000 वो वर्क करता होगा। वही है 100,000 पर सेकंड वर्क कर रहा है, तो 100 किलोवाट। ठीक है, यही बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, देख लीजिए। हो जाएगा ना? Yes sir. Yes sir. वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो, ये मिटा रहे हैं। ले लिए सर। देखोगे आगे जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस तरह का है, देख लोगे क्वेश्चन नंबर देख लोगे, बस हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि पावर ऑफ अ हीटर, हीटर या कोई डिवाइस दिया है, पावर उसका दिया हुआ है 3 किलोवाट और वो 10 आवर तक के लिए यूज कर रहे हैं, तो बोल रहा है एनर्जी कंज्यूम निकालना है। तो पावर दिया हुआ है 3 किलोवाट और टाइम दिया हुआ है 10 आवर, एनर्जी कंज्यूम निकालना है। कौन सा क्वेश्चन है बताओ बुक देख के? Number 6. 6 चलो ठीक है, नंबर 6। तो डायरेक्टली बोल देंगे, हमारे पास क्या था याद करना, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो आपके पास क्या होगा, पावर 3 किलो वाट और टाइम 10 आवर, इसलिए 30 किलोवाट आवर, है ना? ये Yes किलोवाट sir. आवर ये पहला। फिर बोल रहा है जूल में भी कन्वर्ट करो, तो कोई नहीं, इसी को आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। एनर्जी इक्वल टू 30, 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 इंटू 10⁶, मल्टीप्लाई कर दो, जूल में आ जाएगा, इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये 30 किलोवाट आवर है, तो 30 टाइम्स होगा इसका, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? ठीक है, इतना होगा और एक डिजिट के बाद पॉइंट। यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1.08 10⁸8। ठीक है, ये है आंसर। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस बन जाएगा, है ना? तो आप लोग का होमवर्क है न्यूमेरिकल्स, एक एक क्वेश्चन बनाओगे सारा। दूसरा एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है आप पढ़ोगे, सारा क्वेश्चंस पढ़ोगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे आपको दिख जाएगा, तो वो क्वेश्चन लिख के भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स लेकिन बनाओगे जरूर। ठीक, Yes sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।